नाम पर मुहर लगी है विपक्ष की तरफ से। और देहरादून से भी बड़ी खबर है, जहां सीएम धामी ने कैबिनेट मंत्रियों को दिया है जिलों का प्रभार। सतपाल महाराज को बनाया गया हरिद्वार का प्रभारी मंत्री, प्रेमचंद अग्रवाल बने उत्तरकाशी और टिहरी के प्रभारी मंत्री गणेश जोशी को बनाया गया उधम सिंह नगर का प्रभारी मंत्री, धन सिंह रावत अल्मोड़ा और चमोली के प्रभारी मंत्री बने हैं सुबोध उनियाल को देहरादून का प्रभारी मंत्री बनाया गया। मंत्री रेखा बनी है नैनीताल और चंपावत की प्रभारी मंत्री चंदन रामदास को पिथौरागढ़ और पौड़ी का प्रभार मिला है। सौरभ बहुगुणा को बनाया गया रुद्रप्रयाग बागेश्वर का प्रभारी मंत्री। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ सुरेंद्र डसीला हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सुरेंद्र, सीएम धामी ने कैबिनेट मंत्रियों को जिला का प्रभार दे दिया है। अब बिल्कुल, देखिए कैबिनेट मंत्रियों को जिले का प्रभार दे दिया गया है, क्योंकि जिला योजना के तहत जो काम होने होते हैं उसके लिए के जो मेंबर्स होंगे उनकी बैठकें तभी संचालित हो पाती है जब प्रभारी मंत्री वहां पर मौजूद होते हैं। तो इसलिए आज मंत्रियों को प्रभार दिए गए हैं। और इस बार एक चीज ये जरूर देखी गई है कि मंत्रिमंडल में कई बार दिक्कतें इस तरह से आती थी कि आप कुमाऊं के मंत्री को दूरस्थ गढ़वाल की जिम्मेदारी दे देते थे और गढ़वाल के मंत्री को कुमाऊं की जिम्मेदारी, और इसमें मंत्रियों का ये कहना था कि उनको दिक्कतें बहुत होती हैं। तो इस बार जो दिए गए हैं दायित्व वो इस हिसाब से है कि कैबिनेट मंत्री सतपाल महाराज को हरिद्वार का प्रभार दिया गया है। पहले भी हरिद्वार का प्रभार था उनके पास। इससे फायदा ये होगा कि उनको बहुत ज्यादा दिक्कतें नहीं आएंगी, वो हरिद्वार में बैठक लेके देहरादून पहुंच सकते हैं। और दूसरी बड़ी बात यह है कि प्रेमचंद अग्रवाल जो स्पीकर महसूस जगह जो पूर्व में स्पीकर थे, अब सरकार में शहरी विकास मंत्री हैं, उनको उत्तरकाशी और टिहरी का प्रभार दिया गया है। गणेश जोशी को उधम सिंह नगर जनपद का प्रभारी मंत्री बनाया गया है। डॉक्टर धन सिंह रावत को अल्मोड़ा और चमोली का प्रभार। ठीक है सुरेंद्र, तमाम जानकारी के लिए आपका बेहद शुक्रिया। और प्रयागराज से भी बड़ी खबर है, जहां पेट्रोल पंप पर ट्रक में भीषण आग लगी है। डीजल भराते समय ट्रक का टायर फटा और टायर फटने से ट्रक में आग लग गई, भीषण आग लगी है। पंप कर्मियों की सूझबूझ से बड़ा हादसा टला है। पंप कर्मियों ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया है। थरवाई थाना क्षेत्र का यह पूरा मामला है, तस्वीर आपके सामने है। डीजल डलाते समय ये तस्वीर देखने को मिली जब अचानक से टायर फट गया और उसके बाद ट्रक में आग लग जाती है। पीछे का हिस्सा आप देख सकते हैं, जो टायर वो पूरी तरह से जल गया है। गनीमत यह रही कि इस दौरान बड़ा हादसा नहीं हुआ, ट्रक में आग लगी, उसके बाद पंप कर्मियों की सूझबूझ से आग पर काबू पाया गया और एक बड़ी घटना होने से बच गई। तो प्रयागराज की तस्वीर है, जहां पेट्रोल पंप ट्रक पे ये भीषण आग लगी है। तस्वीर आप देख रहे हैं, डीजल भराते समय ट्रक का टायर फट गया और इसके बाद ये आग लग जाती है। डीजल भराया जा रहा था और उसी दौरान टायर फटता है, फिर पीछे का जो हिस्सा है वो पूरी तरह से ट्रक का जलने लगता है और इसके बाद जो पंप कर्मी होते हैं वो अपनी सूझबूझ से इस आग पर काबू पाते हैं। ट्रक में जो आग लगी उसको बुझाने में सफल होते हैं। कानपुर से बड़ी खबर है, जहां सुजातगंज में भीषण आग लगी है। अलमारी के कारखाने में यह आग लगी है। आग से इलाके में अफरा तफरी का माहौल देखने को मिल रहा है। तो बड़ी और अहम खबर कानपुर से, जहां सुजातगंज में भीषण आग लगी है। अलमारी के कारखाने में यह आग लगी है। आग लगने से अफरा तफरी का माहौल है, इलाके में अफरा तफरी मची हुई है। कानपुर से बड़ी और अहम खबर आपको बता रहे हैं, जहां सुजातगंज में भीषण आग लगी है। तस्वीर आपके सामने है, देखिए किस तरह से लोगों की भीड़ इकट्ठा है और फायर ब्रिगेड की टीम मौके पर मौजूद है और आग को बुझाने का प्रयास किया जा रहा है। सुजातगंज में यह भीषण आग लगी है। तस्वीर देखिए किस तरह से जो अलमारी की फैक्ट्री है वो पूरी तरह से जलती हुई नजर आ रही है और फिर आसपास लोगों का हजूम इकट्ठा हो जाता है और इस बीच दमकल विभाग की टीम मौके पर पहुंचती है और फायर ब्रिगेड की टीम आग पर काबू पाने का प्रयास इस टीम के द्वारा किया जा रहा है। अलमारी के कारखाने में ये आग लगी है। आग से इलाके में अफरा तफरी का माहौल। आग लगने की सूचना के बाद दमकल विभाग की टीम मौके पर पहुंचती है और फिर आग को बुझाने का प्रयास किया जाता है। तस्वीर आप देख सकते हैं, पानी की बौछार डालकर आग को बुझाने का प्रयास फायर ब्रिगेड की टीम की तरफ से किया जा रहा है। तो दो तस्वीरें आप देखिए, एक प्रयागराज और कानपुर की तस्वीर है। प्रयागराज में पेट्रोल पंप पर जहां ट्रक का टायर फटने से ये आग लग गई थी ट्रक में, वहीं दूसरी तस्वीर कानपुर की है, जहां अलमारी के फैक्ट्री में आग लगी है।
हालांकि प्रयागराज में जो पंप कर्मी थे उनके सूझबूझ से आग पर काबू पा लिया गया। इस ट्रक में जो आग लगी उसको बुझा लिया गया। वहीं दूसरी तरफ आप देख सकते हैं फायर ब्रिगेड की टीम मौके पर मौजूद है और आग बुझाने का प्रयास टीम के द्वारा किया जा रहा है। और कानपुर से एक और बड़ी खबर है, जहां लेखपाल ऋषभ दुबे पर लगा है मनमानी का आरोप। बिकरू गांव के प्रधान ने गंभीर आरोप लगाए। सरकारी काम की अनदेखी का आरोप लगाया गया है। गैंगस्टर विकास दुबे का भांजा है ऋषभ दुबे। बिकरू गांव के प्रधान पहले भी इस बाबत शिकायत कर चुके हैं। सरकारी काम की अनदेखी का आरोप लगाया। बिकरू गांव के प्रधान ने यह आरोप लगाया। विकास दुबे के भांजे के ऊपर यह बड़ा आरोप लगा है कि सरकारी काम की अनदेखी की जा रही है। गैंगस्टर विकास दुबे का भांजा है ऋषभ दुबे, जिसके ऊपर यह आरोप लगा है। प्रधान पहले भी इसकी शिकायत कर चुके हैं और अब एक बार फिर से लेखपाल पर मनमानी का आरोप लगा है। सरकारी काम की अनदेखी का आरोप लगा है। वहीं लोकसभा उपचुनाव के लिए प्रचार के लिए सीएम योगी रामपुर में थे। बिलासपुर के बाद मिलक विधानसभा क्षेत्र में सीएम योगी ने जनसभा को संबोधित किया और संबोधन के दौरान बीजेपी प्रत्याशी घनश्याम लोधी के लिए वोट मांगे। साथ ही कहा कि सरकार विकास कर रही है मगर कुछ लोगों को विकास अच्छा नहीं लग रहा। वहीं विपक्ष नौजवानों को गुमराह कर रहा है। हम आभारी हैं प्रधानमंत्री मोदी जी के। देश के नौजवानों को अगले 1.5 साल के अंदर 10 लाख नौजवानों को अग्निवीर बना करके देश की सेना, पैरामिलिट्री और पुलिस बल में सेवा का बेहतरीन अवसर उनके द्वारा देने की जो कार्रवाई प्रारंभ हुई है, इसका हाथों हाथ स्वागत किया जाना चाहिए। लेकिन विपक्ष है कि मानता नहीं, वह कहीं न कहीं फिर गुमराह करने में लग गया है, गुमराह कर रहा है। देश की जनता बार बार देश के नौजवानों के भविष्य के साथ खिलवाड़ करने वाले इन विपक्षी दलों को बार बार सबक सिखा रहा है। उत्तर प्रदेश की जनता ने तो अभी दिया है। कांग्रेस केवल 2 सीट तक सीमित रह गई है। समाजवादी पार्टी भी धीरे धीरे करके अब सिकुड़ती जा रही है। लोकसभा चुनाव आते आते समाजवादी पार्टी की भी यही दुर्गति होने वाली है। और हरदोई से बड़ी खबर, जहां ससुर ने बहू को गोली मार दी है। घरेलू विवाद के चलते ससुर ने गोली मारी। मौके पर ही बहू की मौत हो गई है। बेहटा गोकुल थाना क्षेत्र के सैदपुर का यह पूरा मामला, जहां घरेलू विवाद के चलते ससुर ने अपनी बहू को मौत के घाट उतार दिया है। गोली मार दी है, जिसके बाद मौके पर ही बहू की मौत हो जाती है। परिजनों में चीख पुकार मची हुई है। मातम का माहौल देखने को मिला है, जहां मौके पर ही बहू की मौत हुई है। बेहटा गोकुल थाना क्षेत्र के सैदपुर का यह मामला है। ससुर ने अपनी बहू को जान से मार दिया है, गोली मार दी है और घरेलू विवाद के चलते गोली मारे, जिससे गोली लगने के बाद बहू की मौके पर ही मौत हो गई। सरकार चाहती है कि परिषदीय स्कूल प्राइवेट स्कूलों का मुकाबला करें, शिक्षा का स्तर सुधरे। इसके लिए सरकार पैसे भी खर्च कर रही है। अभिभावकों के खाते में जूते, ड्रेस, बैग और किताबों के लिए सरकार ने 1100 रुपए भी डाले। फिर भी बच्चे तो स्कूल में हाजिर हो गए, लेकिन उनकी किताबें और ड्रेस नदारद हो रही है। देखिए गोरखपुर से ये हमारी खास रिपोर्ट। यूपी के परिषदीय स्कूल 26 दिनों की छुट्टी के बाद 16 जून से फिर खुल गए हैं। कोशिश है कि प्राइवेट स्कूलों की तरह ही इंफ्रास्ट्रक्चर देकर बेहतर पढ़ाई का माहौल तैयार किया जाए। लेकिन सत्र शुरू हुए 3 महीने गुजर चुके हैं। जंगल सिकरी के स्कूल के बच्चों तक न तो किताबें पहुंच सकी हैं और न ही ड्रेस। मैडम, बच्चे यहाँ पे पहुंच रहे हैं, आप लोग पढ़ा रहे हैं, बेहतर करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन बिना पुस्तकों के कितनी दिक्कत हो रही है? दिक्कत हो रही है क्योंकि सभी बच्चों के पास बुक नहीं है। कुछ बच्चों के पास है तो दिक्कत हो रही है पढ़ाने में अभी। तो ये पुस्तकें जो अभी हैं वो कहाँ से आप लोग? पिछले क्लास जो बच्चे मतलब पीछे क्लास के हैं उनसे कलेक्ट करके आगे क्लास के बच्चों को हम लोग बुक दिए हैं। अच्छा।
इस विद्यालय में कक्षा 1 से 5 तक 350 से अधिक बच्चे हैं, जिनके अभिभावकों के खाते में 2 जोड़ी ड्रेस, जूते, मोजे और स्वेटर के लिए सरकार ने 1100 रुपए जमा कराए हैं। फिर भी बच्चे बिना ड्रेस के आ रहे हैं। बेटा ड्रेस आपका कहाँ पे है, क्यों नहीं आपने पहना अभी तक? सर कहीं ड्रेस नहीं मिला है, अभी कहीं ड्रेस नहीं मिला है। ड्रेस नहीं मिला है। अच्छा, पैसा आया है अकाउंट में पिताजी के आपके? यस सर। अच्छा, तो अभी तक क्यों नहीं बनवाया उन्होंने? सर कहीं मिल नहीं रहा है इसीलिए। अच्छा, मिल नहीं रहा है। तो जूते वगैरह या पुराना ड्रेस आपका क्या हुआ? सर छोटा हो गया है। छोटा हो गया, इसीलिए इस तरह के कपड़े पहन के आप आ रहे हैं। किताबें मिली हैं क्या आपको इस साल? सर नो सर। नहीं मिली है। आपको मिली है बेटा किताबें? कैसे पढ़ते हो फिर आप जब किताब नहीं है? पुराना वाला, मेरा भैया वाला। अच्छा, भैया वाला किताब पढ़ते हैं। हाँ। आपको नहीं मिला अभी तक? सर मिला है आधा। आधा मिला है? सर। दरअसल खाते में जमा पैसों का इस्तेमाल खेती किसानी या दवा जैसी दूसरी जरूरतों पर हो गया और ड्रेस की अहमियत गौड़ हो गई। लेकिन सभी अभिभावकों के खाते में पैसा पहुंचा हो, ऐसा भी नहीं है। आधार कार्ड से जिन गार्जियन के अकाउंट्स आधार कार्ड से लिंक थे, उनके खाते में पहले राउंड में पैसा आ गया, लेकिन उसके बाद से जिनके लिंक नहीं थे या खाते का संचालन 5-6 महीने से बंद था, तो उनके खाते में पैसे नहीं आए। इस वजह से काफी बच्चे वंचित रह गए। यूनिफॉर्म और किताबों के अभाव में जैसे तैसे स्कूल तो खुल गए हैं, लेकिन सिर्फ अप्रैल से सेशन शुरू करने भर से प्राइवेट स्कूलों का मुकाबला नहीं किया जा सकता। योजनाओं को धरातल पर उतारना ही होगा। सरकार की योजनाएं कागजों में तो काफी अच्छी दिख रही हैं। स्कूल के जो प्राइमरी स्कूल के बच्चे हैं उनको कॉन्वेंट स्कूल के बच्चों के इक्विवेलेंट लाने की कोशिश सरकार की है, लेकिन जब बेसिक नीड्स ही बच्चों की पूरी नहीं होंगी तो एक बेहतर शिक्षा देने की जो कोशिश सरकार की वो कहां तक संभव हो पाएगी, ये सोचने वाली बात है। दीपक श्रीवास्तव, स्टेट गोरखपुर। वहीं गाजियाबाद के लोनी बॉर्डर थाना पुलिस ने लिव इन पार्टनर की हत्या के बाद फरार चल रहे हत्यारोपी शख्स को गिरफ्तार कर लिया है। हत्या करीब 3 साल पहले की गई थी, जिसके बाद से आरोपी फरार चल रहा था। पुलिस ने इसके ऊपर 20,000 रुपए का इनाम भी रखा हुआ था, जिसे मुखबिर की सूचना के बाद आज गाजियाबाद की लोनी बॉर्डर थाना पुलिस और एसओजी देहात ने संयुक्त रूप से कार्रवाई कर दबोच लिया है। आरोपी धनराज उर्फ मोनू ने जुलाई 2019 में महिला की हत्या की थी और इसके बाद से वो फरार था। पुलिस ने उसके ऊपर हत्या का मुकदमा भी दर्ज किया था और इसकी जो है खोजबीन पुलिस के द्वारा लगातार की जा रही थी। सहारनपुर में कई सालों से रेलवे रोड पर अवैध तरीके से बनाया गया होटल ढाया गया है। नगर निगम की टीम ने मौके पर पहुंचकर अवैध निर्माण को ध्वस्त कराया। वहीं देवबंद के नागल में तालाब किनारे आज फिर बुलडोजर गरजा है। एसडीएम दीपक कुमार के नेतृत्व में जेसीबी के साथ पहुंची राजस्व टीम ने मेन बाजार के चांदवाली तालाब पर अनाधिकृत रूप से किए गए अवैध निर्माण को ध्वस्त किया है। कुछ लोगों ने इसका विरोध भी किया, लेकिन राजस्व टीम ध्वस्तीकरण की कार्रवाई में जुटी रही। तो बुलडोजर का गदर आप देखिए, अवैध निर्माण को किस तरह से ध्वस्त किया गया है। सहारनपुर और देवबंद की तस्वीर है जहां अवैध निर्माण को ध्वस्त किया गया। तालाब किनारे ये बुलडोजर गरजा है, बाबा का बुलडोजर। सहारनपुर में अवैध निर्माण ध्वस्त किया गया है। तालाब किनारे अवैध निर्माण किया गया था और देवबंद की तस्वीर जहां पीला पंजा अपना काम करते हुए नजर आया। नोएडा के सेक्टर 39 थाना क्षेत्र में पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए अंतर्राज्यीय वाहन चोर गिरोह का जो है वो पर्दाफाश किया है। पुलिस ने गैंग के चोर और 4 चोरी के वाहनों की कटाई करने वालों को गिरफ्तार किया है। चोरों से पुलिस ने 12 मोटरसाइकिल समेत कई सामान बरामद किए। पुलिस के मुताबिक चोरों ने दिल्ली एनसीआर में 150 से ज्यादा गाड़ियों को चोरी करके काट दिया। सहारनपुर में कपड़े की दुकान में लाखों की चोरी की वारदात सामने आई है। चोरी की वारदात सीसीटीवी में कैद हुई है। साथ ही साथ चोर भी इस सीसीटीवी कैमरे में नजर आ रहे हैं। तहरीर के आधार पर जांच में फिलहाल पुलिस जुटी है। बनारसी दास मार्केट में चोरी की वारदात को अंजाम दिया गया था। 2 चोर आपको इस तस्वीर में नजर आ रहे होंगे जो लाखों का सामान
चोरी करके वहां से रफू चक्कर हो गए। 9 तो 11 हो गए। तहरीर के आधार पर फिलहाल पुलिस जांच में जुटी है। ये 2 चोर जिनके चेहरे ढके हुए हैं और अभी पुलिस मामले की छानबीन में जुट गई है। वहीं मऊ में पेट्रोल पंप पर 12 से अधिक बदमाशों ने पत्थरबाजी की। हॉकी और डंडे से लैस बदमाशों का बवाल सीसीटीवी में कैद हो गया है। जिलाधिकारी कार्यालय और एसपी कार्यालय के महज कुछ कदम की दूरी पर नकाबपोश बदमाशों ने हमला कर दिया और पेट्रोल पंप स्टाफ को मारपीट करने के साथ पत्थरबाजी की है। तस्वीर आप देखिए। पेट्रोल पंप मालिक ने इस घटना की जानकारी थाने में दी, जिसको लेकर पुलिस जांच में जुट गई। इस घटना के कारणों का अभी तक पता नहीं चल पाया है। तस्वीर में आप देख सकते हैं कि एक साथ 4 से 5 बदमाश आते हैं, जिनके हाथ में बेल्ट होती है, लाठी डंडा और रॉड होता है और उसके बाद जो पेट्रोल पंप कर्मचारी उनके साथ मारपीट करते हुए ये नजर आते हैं नकाबपोश बदमाश। तब तक अज्ञात 2 लोग आए और हॉकी और डंडे से उसको मारने लगे और उसको जब मारना स्टार्ट किए तो उसके बाद फिर दीवानी की साइड से, दीवानी मोड़ की तरफ से करीब 10-11 लोग अज्ञात वो लोग दौड़ के आए और उसके बाद हॉकी डंडे से लगातार उसको मारते रहे। हम लोग ऑफिस में बैठे थे। जब तक हम लोग ऑफिस से निकले वो लड़के फिर भाग गए और इसी की सूचना हम लोगों ने सराय लखनसी में दी है। अब आगे की कार्रवाई। कितने लोग घायल हुए? और बरेली में ट्रक और कार में भीषण टक्कर हो गई। कार में सवार 5 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई। कार सवार उत्तराखंड से हरदोई की तरफ जा रहे थे, तभी बरेली के इज्जत नगर थाना क्षेत्र में यह हादसा हो गया। सूचना के बाद पुलिस ने सभी शवों को कब्जे में लिया और पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और आगे की कार्रवाई में जुट गई है। साथ ही साथ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी इस घटना पर दुख व्यक्त किया है। और कासगंज में भी रफ्तार का कहर देखने को मिला, जहां बस चालक ने मासूम को रौंदा है। पुलिस ने पोस्टमार्टम के लिए मासूम का शव भिजवा दिया है। पंजवारा कोतवाली के गांव पहोरनपुर पर यह हादसा हुआ। पुलिस ने बस चालक को फिलहाल हिरासत में ले लिया है। तो कासगंज में रफ्तार का कहर देखने को मिला, जहां बस चालक की गलती के चलते मासूम की मौत हो गई है। मासूम को रौंद दिया है। पुलिस ने पोस्टमार्टम के लिए शव भेज दिया, साथ ही साथ बस चालक को हिरासत में ले लिया है और आगे की कार्रवाई में जुट गई है। तो ये कासगंज की तस्वीर, जहां बस चालक की लापरवाही के चलते एक मासूम की जिंदगी खत्म हो गई और मासूम काल के गाल में समा गया है, जिसके बाद आक्रोशित लोगों ने बस में तोड़फोड़ भी की है। तस्वीर आप देख सकते हैं, जहां पर बस का शीशा टूटा हुआ नजर आया है। लापरवाही के चलते एक मासूम की मौत हो गई है और फिर पुलिस ने बस चालक को हिरासत में ले लिया है। बिजनौर में साप्ताहिक बाजार से लाई दूषित दाल खाने से परिवार के 6 लोग अचानक से बीमार हो गए। इन लोगों को पड़ोसियों ने आनन फानन में प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में इलाज के लिए भर्ती कराया। बाद में इन्हें बिजनौर जिले के एक निजी अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती कराया गया था। मां बेटी की गंभीर हालत को देखते हुए उन्हें मेरठ हायर सेंटर रेफर कर दिया गया है, जहां पर मां बेटी के इलाज के दौरान मौत हो गई। तो साप्ताहिक बाजार से खाना लाए थे और उसको खाने के बाद परिवार के लोग बीमार होते हैं और उसके बाद जब इलाज किया जाता है तो मां बेटी की मौत हो जाती है। मां बेटी की हालत गंभीर बनी हुई थी और जब उन्हें हायर सेंटर रेफर किया जाता है, वहां पर इलाज के दौरान मां बेटी की मौत हो जाती है। फिलहाल परिवार के बाकी सदस्य जो है उनका इलाज किया जा रहा है। बिजनौर के चांदपुर इलाके की ये पूरी घटना है। तो बिजनौर के चांदपुर इलाके की घटना है, जहां पर एक ही परिवार के कई लोग बीमार होते हैं और उसके बाद मां बेटी की मौत हो जाती है। इतवार के रोज दाल चावल खाए थे। दाल चावल खाएकर आराम सोए। लगभग 2.5-3 घंटे के बाद में लैट्रिन और उल्टी चालू हुई। कितने लोग? जितने घर में सदस्य 6 थे। 6 के 6 हो गई, ये काम हुआ। जब से जो है बत्तर लग रही है, अभी तक कोई बच्चा ठीक नहीं। कितने लोगों की मौत हो गई अब तक? 2 की।
और रामपुर से बड़ी खबर, जहां पुलिस पर भड़के हैं आजम खान। पुलिस पर लगाया है लोगों का रास्ता रोकने का आरोप। बड़ी और अहम खबर, पुलिस पर भड़के हैं आजम खान। पुलिस पर लगाया लोगों का रास्ता रोकने का आरोप। तो रामपुर में एक तरफ उपचुनाव होना और इस बीच ये खबर कि पुलिस पर आजम खान भड़के हैं। तस्वीर में आप देखिए रामपुर की ये बड़ी खबर, पुलिस पर आजम खान भड़के हैं। पुलिस पर लोगों का रास्ता रोकने का आरोप लगाया है। रामपुर में चुनाव होना है, उपचुनाव होना है और उससे पहले गहमा-गहमी देखने को मिली, जहां पर आजम खान भड़कते हुए नजर आए। पुलिस पर यह आरोप लगाया कि पुलिस जो है वो लोगों का रास्ता रोक रही है। लोगों का रास्ता रोकने का आरोप आजम खान की तरफ से लगाया गया है। हमें डराने के लिए लगाई जाती है, तो पहले से वार्ड चले हुए इतनी बहुत सी पुलिस और लोगों का रास्ता रोक रहे हैं। क्या हक है भाई आपको रोकने का? या एसडीएम ड्यूटी पर होंगे, मैं उनसे कह रहा हूँ कि बना करें पुलिस को इस बात के लिए। ये कोई तरीका नहीं है, ये कोई तरीका नहीं है। रामपुर लोकसभा सीट आजम खान, आजमगढ़ लोकसभा सीट अखिलेश यादव के इस्तीफे के बाद खाली हुई है। रामपुर में समाजवादी पार्टी और बीजेपी के बीच सीधा मुकाबला है। उपचुनाव की जंग, जनता किसके संग? आजम बचा पाएंगे अपनी सियासी साख? क्या आजम के किले पर भगवा लहराएगा? रामपुर उपचुनाव के रण में सीधी लड़ाई बीजेपी और समाजवादी पार्टी के बीच है। चाकू से अपनी पहचान रखने वाला रामपुर एसपी नेता आजम खां का गढ़ माना जाता है। दिलचस्प बात यह है कि रामपुर के रण में इस बार आजम खां के दो करीबी आमने सामने हैं। समाजवादी पार्टी ने आजम के खासम खास आसिम रजा को मैदान में उतारा है, तो बीजेपी ने रामपुर में भगवा लहराने के लिए आजम के करीबी रह चुके घनश्याम लोधी पर दांव खेला है। रामपुर लोकसभा उपचुनाव एसपी की प्रतिष्ठा का सवाल है, तो वहीं आजम खां का सियासी वजूद भी दांव पर लगा है। आजम के इस्तीफे से खाली हुई रामपुर लोकसभा सीट पर वापस कब्जा जमाने के लिए एसपी ने आजम खां को फ्री हैंड छोड़ रखा है। उधर आजम के गढ़ में सेंध लगाने के लिए बीजेपी कोई कसर नहीं छोड़ रही। प्रदेश के कई मंत्रियों ने रामपुर में डेरा डाल रखा है। रामपुर के सियासी समीकरण की बात करें तो रामपुर लोकसभा क्षेत्र में कुल 50.57% आबादी मुस्लिम है, जबकि 45.97% आबादी हिंदू है। रामपुर लोकसभा क्षेत्र में 16 लाख से ज्यादा मतदाता हैं। मतदाताओं में 8,72,084 पुरुष मतदाता हैं। वहीं महिला मतदाताओं की तादाद 7,44,900 है। रामपुर लोकसभा क्षेत्र में 5 विधानसभा सीटें आती हैं। इनमें स्वार, चमरोआ, बिलासपुर, रामपुर और मिलक सीट शामिल है। रामपुर लोकसभा सीट से समाजवादी पार्टी और आजम खां की प्रतिष्ठा जुड़ी हुई है। करोड़ों परिवारों के विश्वास और हमारे निरंतर प्रयास ने बनाया है घड़ी को भारत का नंबर 1 डिटर्जेंट पाउडर। पहले इस्तेमाल करें फिर विश्वास करें। बार बार बदहजमी, एसिडिटी और गैस, प्रॉब्लम आप में आपका कमजोर पाचन। ये देखिए, झंडू 45 के 2 चम्मच सुबह शाम करे 7 पाचन केंद्र को जड़ से मजबूत और 4 हफ्तों में पेट की तकलीफें गॉन। करो पाचन स्ट्रांग। याद रखिए, लंबी रात के लिए 2 चम्मच सुबह शाम 4 हफ्ते। कावेरी रंग छायो, खुशियों से मन गायो। कावेरी रंग छायो, कावेरी मेहंदी कोन हाथों पर उतरे प्यार के गहरे रंग। तारीफ करूं क्या उसकी जिसने तुम्हें फुर्सत से बनाया। रोमांटिक। मैं तो फैन की बात कर रहा था। अमेजिंग।
वो तो है गोल्ड मेडल फैंस। इसकी ब्यूटी और परफॉर्मेंस से किसी को भी जेलस बनाओ। गोल्ड मेडल, स्विच टू द अमेजिंग। प्रस्तुत करता क्विक हील। आपके पीसी में कौन रहता है, वायरस या क्विक हील? रामपुर में चुनावी सभा के दौरान सीएम योगी का विपक्ष पर हमला का कुछ लोगों को नहीं अच्छा लग रहा है विकास, नौजवानों को गुमराह कर रहा है विपक्ष। आय से अधिक संपत्ति मामले में उत्तराखंड के अपर सचिव रामविलास यादव पर शिकंजा, देहरादून में मिली 8 और संपत्तियां, 15 बेनामी संपत्तियों का ब्यौरा भी मिला। तेज रफ्तार का कहर, कासगंज में बस ने 5 साल के मासूम को रौंदा, बच्चे की मौके पर मौत। जालौन में अनियंत्रित ट्रक की टैंकर से भिड़ंत, टैंकर के उड़े परकच्चे। प्रयागराज में पेट्रोल पंप पर डीजल भराते समय ट्रक पर लगी भीषण आग, टायर फटने की वजह से हुआ हादसा, पंप कर्मियों की सूझबूझ से टला हादसा। उन्नाव में दबंग ने युवक को तमंचा लेकर दौड़ाया, आम तोड़ने पर की युवक की पिटाई, पुलिस से शिकायत करने पर बौखलाया दबंग। रामपुर दौरे पर सीएम योगी बीजेपी प्रत्याशी के समर्थन में किया चुनाव प्रचार, जनता से मांगे वोट, बोले पहले गरीब की जमीन पर होता था कब्जा। सीएम योगी ने कहा कुछ लोगों ने रामपुर की धरोहर के साथ खिलवाड़ नहीं करते, कुछ लोगों की सत्ता की ऐंठन को दूर किया। सीएम योगी ने कहा रस्सी जल गई मगर ऐंठन नहीं जा रही, भूमाफिया को सबक सिखाने का काम किया बीजेपी सरकार ने, गरीब को न्याय दिलाया। सीएम योगी ने कहा डबल इंजन सरकार ने गरीबों को न्याय दिलाया, गरीब व्यक्ति का कोई मजहब नहीं होता, पहले दंगाइयों का सम्मान किया जाता था। औरैया में अग्निपथ योजना को लेकर बिधुना में हाई अलर्ट, बिधुना कोतवाली क्षेत्र हुई पुलिस छावनी में तब्दील, पुलिस अधीक्षक अभिषेक वर्मा ने पुलिस फोर्स को किया हाई अलर्ट। देवबंद के नागल में तालाब किनारे फिर चला बुलडोजर, चांदवाली तालाब पर अवैध निर्माण को ध्वस्त किया, एसडीएम दीपक कुमार के नेतृत्व में की गई कार्रवाई। सहारनपुर में चला बाबा का बुलडोजर, कई सालों से रेलवे रोड पर अवैध रूप से बना अमनदीप होटल, नगर निगम की टीम ने मौके पर पहुंचकर बुलडोजर से ढहाया। मथुरा के तीर्थ नगरी वृंदावन पहुंचे बीजेपी पार्टी के पूर्व नेता नवीन जिंदल, विश्व प्रसिद्ध ठाकुर बाके बिहारी के किए दर्शन, पूजा अर्चना लिया, आशीर्वाद लिया। नवीन जिंदल ने कहा कि मुझको मेरे परिवार को लगातार मिल रही है जान से मारने की धमकी। सीतापुर में सांसद ब्रजभूषण शरण सिंह ने मां ललिता देवी मंदिर में की पूजा अर्चना, सांसद के साथ सैकड़ों की संख्या में मौजूद रहे समर्थक। देहरादून सचिवालय में राज्य वन बोर्ड की बैठक, सीएम पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में हुई बैठक, बोर्ड की बैठक में कई महत्वपूर्ण विषयों पर हुई चर्चा। ऋषिकेश में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने परमार्थ निकेतन गंगा घाट पर किया गंगा स्नान, इस दौरान सीएम धामी का परिवार भी रहा मौजूद, सीएम धामी ने बच्चों संग किया गंगा स्नान। फिर शुरू हुई हेमकुंड साहिब यात्रा, हेमकुंड जाने वाले श्रद्धालुओं को किया गया रवाना, भारी बर्फबारी के चलते रोकी गई थी यात्रा। मिर्जापुर में दबंगों के पिटाई से शख्स की मौत, दबंगों पर बंधक बनाकर पीटने का आरोप, ट्रामा सेंटर वाराणसी में इलाज के दौरान मौत, परिजनों ने लगाया पैर में गोली मारने का आरोप। उन्नाव के मैना गांव में दबंग ने युवक को तमंचा लेकर दौड़ाया, आम तोड़ने पर दबंग ने युवक को पीटा, दबंग की करतूत का वीडियो वायरल, पुलिस मामले की जांच में जुटी। मऊ में पेट्रोल टंकी पर 1 दर्जन से अधिक बदमाशों ने आखी डंडे से लैश की पत्थरबाजी, पेट्रोल पंप स्टाफ को मारपीट कर किया घायल, घटना की जांच में जुटी पुलिस। सहारनपुर में कोतवाली नगर इलाके के बनारसी दास मार्केट में हरबंस सिंह एंड सन्स कपड़े की दुकान में लाखों की चोरी, चोरी की वारदात सीसीटीवी में कैद।
कानपुर में एसआईटी ने सिखों के ऊपर हुए अत्याचार और नरसंहार मामले में पुलिस ने 2 अभियुक्तों को किया गिरफ्तार। 1984 में तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की हत्या के बाद सिखों के ऊपर हुए थे अत्याचार और नरसंहार। मेरठ में गौकशी के विरोध में जमकर हंगामा, जाम लगाया, खेत में प्रतिबंधित पशु अवशेष फेंके गए। अवशेष लेकर सड़क पर बैठे हिंदू संगठन के लोग। उधम सिंह नगर के बाजपुर कोतवाली पुलिस ने बाइक चोर गिरोह को पकड़ा। पुलिस ने चोरी की 6 बाइक और बाकी का सामान किया बरामद। हरिद्वार में एक शख्स की शर्मनाक करतूत आई सामने। घर में 9 साल की बच्ची को अकेला पाकर उसके साथ छेड़छाड़ कर दुष्कर्म की कोशिश की। पुलिस ने आरोपी को किया गिरफ्तार। गाजियाबाद में प्रताप विहार में खाली पड़े घर में मिली जीआरपी में तैनात सिपाही का मिला शव। सिपाही का नाम सुमित बताया जा रहा। घटना की जांच में जुटी पुलिस। उधम सिंह नगर के जसपुर में तेज रफ्तार का कहर, सड़क दुर्घटना में एक व्यक्ति की मौत। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा। जम्मू कश्मीर में सुरक्षा बलों को मिली बड़ी कामयाबी, सोपोर एनकाउंटर में मारा गया एक आतंकवादी। सेना ने पूरे इलाके को घेरा, सर्च ऑपरेशन जारी। मथुरा के गोवर्धन रेंज में लगातार हो रहे राष्ट्रीय पक्षियों की मौत। पक्षी मोर की मुड़सेरस गांव में अज्ञात व्यक्तियों द्वारा गोली मारकर की गई हत्या, जंगल में मिला शव। बरेली में ट्रक और कार के बीच भीषण टक्कर, कार सवार 5 लोगों की मौके पर मौत। उत्तराखंड के रामनगर से हरदोई जा रहे थे सभी। सीएम योगी ने जताया दुख। जालौन में दिखा रफ्तार का कहर, हाईवे किनारे पौधों को पानी दे रहे टैंकर में ट्रक ने मारी पीछे से जोरदार टक्कर। घायल ट्रक चालक को अस्पताल में कराया गया भर्ती। बुलंदशहर में तेज रफ्तार मिट्टी के डंपर ने किशोर को रौंदा। किशोर की मौके पर दर्दनाक मौत। परिवार में मचा कोहराम, पुलिस ने आरोपी डंपर के ड्राइवर को पकड़ा। कानपुर में कार में लगी भीषण आग, धू-धू कर जली ओमनी कार। शॉर्ट सर्किट से आग लगने की आशंका, कड़ी मशक्कत के बाद ग्रामीणों ने आग पर पाया काबू। कासगंज में बस चालक ने 5 साल के बच्चे को रौंदा। मासूम बालक की मौके पर हुई दर्दनाक मौत। मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के मौके पर पूरे देश में भव्य आयोजन, लोगों में योग के लिए दिखा गजब का उत्साह। योग साधना की आई तस्वीरें। इंटरनेशनल योग डे पर आईटीबीपी के हिमवीरों ने किया योगाभ्यास। 16,000 फीट की ऊंचाई पर उत्तराखंड के कई स्थानों पर की योग साधना। सिक्किम में भी आईटीबीपी के जवानों ने 17,000 फीट की ऊंचाई पर बर्फ के बीच किया योगाभ्यास। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के मौके पर पूरे देश में भव्य आयोजन। कर्नाटक के मैसूर पैलेस में पीएम मोदी ने किया योग। केंद्रीय मंत्री सर्बानंद सोनोवाल भी हुए शामिल। कर्नाटक के मैसूर पैलेस में पीएम मोदी ने योग को कहा वे ऑफ लाइफ, इसे पाना भी है और पनपाना भी है। यूपी के सभी जिलों में मनाया जा रहा योग दिवस। लखनऊ राजभवन में सीएम योगी ने किया योग। राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने भी किया योग। योग दिवस के मौके पर ऋषिकेश स्थित परमार्थ निकेतन में सीएम धामी ने किया योग। बड़ी तादाद में शामिल हुए स्थानीय लोग। हरिद्वार स्थित पतंजलि योग पीठ में योग दिवस पर दिखा खास नजारा। योग गुरु बाबा रामदेव के साथ एक साथ हजारों लोगों ने किया योग। योग गुरु बाबा रामदेव ने लोगों को दिए योग के टिप्स, कहा करेंगे योग रहेंगे निरोग। स्कूली बच्चों संग एमपी के सीएम शिवराज ने किया योग, कहा शरीर को स्वस्थ रखने का साधन है योग। दिल्ली के त्यागराज स्टेडियम में सीएम केजरीवाल ने सैकड़ों दिल्ली वासियों के साथ किया योग। डिप्टी सीएम सिसोदिया भी रहे मौजूद। छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश बघेल ने किया योग, बोले शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक ऊर्जा का विकास करता है योग। योग दिवस पर बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने नोएडा में किया योगासन। सैकड़ों बीजेपी के नेता और कार्यकर्ताओं ने भी किया योग। हरियाणा के सीएम खट्टर ने प्रदेशवासियों को योग दिवस की दी बधाई, का योग दिवस हर भारतीय के लिए गौरव का दिन। मुंबई में के मरीन ड्राइव पर समंदर किनारे हजारों लोगों ने किया योग। योगा बाय द वे के कॉन्सेप्ट के साथ मनाया योग दिवस। इंदौर में 15वीं बटालियन RAPTC ग्राउंड पर स्कूली बच्चों ने किया योग। 1000 छात्र हुए शामिल। योगामय हुए काशी नमो घाट पर दिखा कुछ खास नजारा। हजारों की संख्या में लोगों ने किया योग। योग दिवस के मौके पर जम्मू कश्मीर में दिखा अनोखा नजारा। घोड़े पर बैठकर किया योग।
असम के गुवाहाटी में 33वीं बटालियन आईटीबीपी के जवानों ने किया योग अभ्यास। प्रयागराज के संगम तट पर 8वां विश्व योग दिवस पूरे उत्साह के साथ मनाया गया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि के तौर पर डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक हुए शामिल। संगम घाट पर हजारों की संख्या में लोगों ने किया योग। जौनपुर में विश्व योग दिवस पर कार्यक्रम। शाही किला में केंद्रीय मंत्री अनुप्रिया पटेल के साथ हजारों लोगों ने किया योग। मथुरा में भी मनाया गया अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस। स्वर्गीय मोहन पहलवान स्पोर्ट्स स्टेडियम गणेशला में आयोजित किया गया कार्यक्रम। राज्य मंत्री राकेश राठौर कार्यक्रम में रहे मुख्य अतिथि। अमरोहा में मनाया गया 8वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस। कार्यक्रम में मंत्री संदीप सिंह समेत डीएम, एसपी और तमाम अधिकारियों ने भी किया योग। कुशीनगर में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर कार्यक्रम। केंद्रीय मंत्री रामदास आठवले ने किया शुभारंभ। बड़ी संख्या में लोगों ने किया योगाभ्यास। 8वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर योगमय हुआ जालौन। यूपी सरकार में राज्य मंत्री जल शक्ति रामकेश निषाद योग दिवस के कार्यक्रम में शामिल। योग को नियमित दिनचर्या में शामिल करने की अपील की। बुलंदशहर में 8वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर प्रदेश के जल शक्ति विभाग मंत्री दिनेश खटीक, डीएम, एसएसपी सहित कई लोगों ने किया योग। लोगों से की योगा कर निरोग रहने की अपील। पीलीभीत में गांधी स्टेडियम में योग दिवस का कार्यक्रम। राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार नरेंद्र कश्यप ने अधिकारियों और आम जनता के साथ किया योग। उन्नाव में पंडित दीनदयाल स्पोर्ट्स स्टेडियम में जिला प्रशासन ने अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का किया आयोजन। कार्यक्रम उत्तर प्रदेश के प्रमुख सचिव बीएल मीणा योग में हुए शामिल। श्री केदारनाथ धाम में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का दीप प्रज्वलित कर शुभारंभ। केंद्रीय राज्य मंत्री डॉक्टर संजीव कुमार बालियान ने किया शुभारंभ। झांसी में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर मेजर ध्यानचंद स्टेडियम में कार्यक्रम में मुख्य अतिथि औद्योगिक विकास मंत्री नंद गोपाल नंदी हुए शामिल। सभी लोगों से प्रतिदिन योग करने की अपील। सहारनपुर में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के मौके पर अंबेडकर स्टेडियम में योग का कार्यक्रम हुआ। कार्यक्रम में मुस्लिम समुदाय के लोगों ने भी बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। बरेली में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के उपलक्ष्य में सामूहिक योग शिविर का आयोजन। प्रभारी मंत्री लक्ष्मी नारायण चौधरी मुख्य अतिथि के रूप में रहे मौजूद। अलीगढ़ में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर एएमयू में वाइस चांसलर तारिक मंसूर ने शिक्षकों और गैर शिक्षक कर्मचारियों के साथ किया योगाभ्यास। कानपुर में 8वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के उपलक्ष्य में कानपुर ग्रीन पार्क स्टेडियम में भव्य आयोजन। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के तौर पर विधानसभा अध्यक्ष सतीश माना ने दीप प्रज्वलित कर किया शुभारंभ। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के मौके पर केंद्रीय न्याय राज्य मंत्री एसपीएस बघेल ने सैकड़ों लोगों के साथ नैनीताल के फ्लैट्स मैदान में किया योग। बदायूं में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर पुलिस लाइन ग्राउंड में हुआ योग शिविर का आयोजन। देवरिया में मदरसों में नहीं मनाया गया 8वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस। देवरिया के स्पोर्ट्स स्टेडियम में धूमधाम से मनाया गया योग दिवस। देहरादून में योग दिवस के अवसर पर उत्तराखंड विधानसभा अध्यक्ष ऋतु खंडूड़ी भूषण ने किया योग। देहरादून में विधानसभा के अधिकारियों एवं कर्मचारियों के साथ किया योगाभ्यास। सुल्तानपुर में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर कई जगहों पर करवाया गया योगाभ्यास। राज्य मंत्री विजय लक्ष्मी गौतम भी कार्यक्रम में हुई शामिल। उन्नाव में मदरसे में किया गया योग। मदरसा दारुल उलूम में किया गया योग। मदरसे के छात्रों ने किया योग। बुलंदशहर में जेल में भी मनाया गया अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस। जेल में बंदियों ने योग कर दिया निरोग रहने का संदेश। अलीगढ़ में जिला कारागार में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर योग शिविर का हुआ आयोजन। सभी बंदियों को योग करने के साथ साथ बताए गए योग के फायदे। चित्रकूट में 8वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया गया। जिले भर में 80 स्थानों में किया गया योग। जौनपुर में जिला जेल में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस में कैदियों के साथ किया योगाभ्यास। जेल अधीक्षक ने योग से होने वाले फायदों के बारे में कैदियों को दी जानकारी। मुजफ्फरनगर अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर कार्यक्रम। लाला जगदीश प्रसाद सरस्वती विद्या मंदिर इंटर कॉलेज में कार्यक्रम। हल्द्वानी के मिनी स्टेडियम अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर कार्यक्रम आयोजित। कार्यक्रम में बच्चों और बुजुर्गों ने बढ़ चढ़कर लिया हिस्सा। रायबरेली में रेल कोच कारखाना के कर्मचारियों ने भी योग दिवस पर किया योग। कारखाना परिसर में स्थित स्टेडियम में सैकड़ों कर्मचारियों ने किया योग।
गोरखपुर के गोरक्षपीठ में योग शिविर का कार्यक्रम, डीएम, एसएसपी और अन्य लोगों ने किया योग। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के मौके पर धर्मनगरी हरिद्वार के हर की पैड़ी पर योगाभ्यास। श्री गंगा सभा और जिला प्रशासन द्वारा संयुक्त रूप से आयोजित योगाभ्यास में स्कूली बच्चे भी हुए शामिल। नाटो यूक्रेन की जुगलबंदी। ज़ेलेंस्की पुतिन में नहीं होगी संधि। यूक्रेन ने किया बड़ा पलटवार। क्रीमिया में घुसकर किया प्रहार। पुतिन के परमाणु किले पर शिकंजा। लिथुआनिया पर पड़ेगा रूसी पंजा। बैटल की ब्लडी रिवर। नमस्कार, खास कार्यक्रम लेकर मैं आपको साथ आशीष पांडे। ब्लडी बैटल को 117 दिन बीत चुके हैं, लेकिन पुतिन का सपना अब तक पूरा नहीं हो पाया। पूर्वी यूक्रेन में बढ़त बनाए हुए रूसी फौज को एक और बड़ी कामयाबी मिली है। सेवेरोडोनेत्स्क के एक और शहर पर कब्जा कर लिया गया है। कब्जे की लड़ाई में जिस नदी को पार करना पुतिन के लिए आसान नहीं था, अब उसके दोनों तरफ उनका कंट्रोल है। सेवेरोडोनेत्स्क का संग्राम। यूक्रेनी सेना का काम तमाम। तोशकिवका पर कब्जे का दावा। रूसी फौज ने कहर ढाया। पूर्वी यूक्रेन में रूस ने बढ़त बनाई हुई है। ज़ेलेंस्की की सेना की हार तय मानी जा रही है। पुतिन की सेना के प्रहार से यूक्रेनी फौज करा रही है। यूक्रेनी सेना ने पूर्वी यूक्रेन के सेवेरोडोनेत्स्क शहर के करीब सिवरस्की डोनेत्स्क नदी के इलाके और तोशकिवका शहर पर कब्जा करने का दावा किया है। सिवरस्की डोनेत्स्क नदी के दोनों किनारे पर बसे सेवेरोडोनेत्स्क और लिसिचांस्क शहरों पर रूसी फौज कब्जा कर लेती है तो पुतिन का पूरे लुहांस्क पर कंट्रोल होगा। बैटल की ब्लडी रिवर कुछ दिन पहले रूसी सैनिकों के लिए काल बन गई थी। खबरों के मुताबिक
रूस की एक पूरी बटालियन इसमें डूब गई थी। बटालियन नदी पार करने की कोशिश कर रही थी, लेकिन यूक्रेन के सैनिकों ने इस पर बने अस्थायी पुल को तबाह कर दिया था। लेकिन अब इस नदी और इसके आसपास के इलाकों पर रूसी आर्मी का कब्जा है। पूर्वी हिस्से में यूक्रेन की सेना लगभग अपना कंट्रोल खो चुकी है। हालांकि रूसी सेनाओं को इस इलाके तक पहुंचने में काफी नुकसान पहुंचा है। एक मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक सेवेरोडोनेस्क के जिस ब्रिज को रूसी सेना ने उड़ाया, वो यूक्रेनी सेना के लिए सबसे बड़ा नुकसान साबित हुआ। पूर्वी यूक्रेन में पुतिन की रणनीति कामयाब होती दिख रही है। वोलोदिमीर जेलेंस्की का मानना है कि यूरोपियन यूनियन में यूक्रेन को शामिल करने को लेकर काउंसिल की बैठक से पहले रूस पूर्वी यूक्रेन में हमलों को और तेज कर देगा। Пункту Краківець-Корчова дозволить значно наростити експортно-імпортний потік через кордон. Модернізація очікує інші пункти на кордонах з країнами Євросоюзу. І це відчутно. І не лише для нас дозволяє робити глобальні речі, боротися з продовольчою кризою, яку Росія спровокувала блокадою портів. Говорив про неї у зверненні до лідерів Африканського Союзу, підкреслив, що ця криза штучна, її не було б, якби не російська війна проти. लुहांस्क की मिलिट्री हेड सिरही ने भी सेवेरोडोनेस्क शहर पर होने वाले रूसी हमले को लेकर आगाह किया है। रूसी सेना के पास शहर में बड़े पैमाने पर हमले के लिए पर्याप्त हथियार मौजूद हैं। रूसी फौज ने इस इलाके के आसपास हैवी मिलिट्री इक्विपमेंट तैनात किए हैं। पूर्वी यूक्रेन में भले ही जेलेंस्की की सेना कमजोर पड़ रही हो, लेकिन उन्होंने पलटवार करना नहीं छोड़ा। इस बार तो यूक्रेन फौज ने पुतिन की पलटन को बड़ा झटका दिया है। यूक्रेन के जाबाजों ने क्रीमिया, जिस पर रूस का कब्जा है, वहां पर बड़ा हमला किया। क्रीमिया के ऑयल ड्रिलिंग प्लेटफॉर्म पर अटैक कर उसे तबाह कर दिया। क्रीमिया के स्टेट हेड के मुताबिक हमले में 3 लोगों के घायल होने की खबर है, जबकि 7 लोग लापता बताए जा रहे हैं। 4 महीने से जारी महासंग्राम में पहली बार यूक्रेन सेना ने देश के बाहर रूस के किसी बड़े ठिकाने को निशाना बनाया है। टीम न्यूज स्टेट। रूस की जीत में कोई सबसे बड़ा रोड़ा है तो वो है नाटो। नाटो ने पुतिन की नाक में दम कर रखा है। कभी हथियारों की सप्लाई तो कभी बैन के जरिए रूस को रोकने की कोशिश की जा रही है। अब तो छोटे से लिथुआनिया ने पुतिन को आंख दिखाना शुरू कर दिया है। हालांकि रूस ने लिथुआनिया को चेतावनी दे दी है कि अगर सीमा लांघी तो अंजाम भुगतना ही होगा। नाटो के जाल में फंसे पुतिन। यूक्रेन के लिए होंगे और बुरे दिन। लिथुआनिया ने लांघी सीमा। रूस मुश्किल कर देगा जीना। नाटो और यूक्रेन की जुगलबंदी ने रूस को युद्ध के मैदान में बड़ी चोट पहुंचाई है। जंग यूक्रेन की सेना लड़ रही है, लेकिन हथियार नाटो कंट्री के हैं। नाटो देश रूस पर प्रतिबंध लगाकर चौतरफा वार कर रहे हैं।
यूक्रेन युद्ध के बीच रूस और उत्तर अटलांटिक संधि संगठन के बीच तनाव बढ़ता ही जा रहा है। इस बीच नाटो के एक सदस्य देश लिथुआनिया ने पुतिन की नाक में दम कर दिया है। लिथुआनिया ने तो डायरेक्ट पुतिन की पावर को ही चैलेंज कर दिया। रूस ने लिथुआनिया को चेतावनी दी है कि अगर उसने कालिनिनग्राद पर खुलेआम लगाए गए बैन को तत्काल प्रभाव से नहीं हटाया तो रूस अपने हितों की रक्षा के लिए बड़ा एक्शन लेगा। लिथुआनिया ने नाटो देशों से चौतरफा घिरे रूस के परमाणु सैन्य के लिए कालिनिनग्राद को रेल के जरिए जाने वाले सामानों पर प्रतिबंध लगा दिया है। दरअसल कालिनिनग्राद तक सप्लाई के लिए रूस को 2 रूट इस्तेमाल करने पड़ते हैं। पहला है बेलारूस से होकर सुवाकी गैप के जरिए कालिनिनग्राद तक पहुंचना और दूसरा बड़ा रूट है लिथुआनिया से गैस पाइपलाइन और रेल नेटवर्क, जिसके जरिए कालिनिनग्राद को तेल और रसद की सप्लाई की जाती है। लिथुआनिया ने जिन सामानों पर बैन लगाया है उसमें कोयला, मेटल, निर्माण के सामान और अत्याधुनिक तकनीक शामिल है। लिथुआनिया के इस कदम से रूस एकदम खफा है और उन्होंने साफ कर दिया है कि लिथुआनिया ने बैन को जल्द खत्म नहीं किया तो उसे बड़ा नुकसान उठाना पड़ सकता है। अगर भविष्य में कालिनिनग्राद से रूस के बीच में सामानों की आवाजाही पूरी तरह से नहीं शुरू हुई तो रूस के पास अपने राष्ट्रीय हितों की रक्षा करने का अधिकार सुरक्षित है। कालिनिनग्राद रूस का अभेद किला है जो यूरोप के बिल्कुल बीच में होने की वजह से रणनीतिक रूप से भी बेहद अहम है। ऐसे में नाटो जिस तरह से कालिनिनग्राद पर शिकंजा कस रहा है उसका अंजाम कहीं लिथुआनिया को ना भुगतना पड़ जाए। टीम न्यूज स्टेट। हमारे इस खास कार्यक्रम में अभी के लिए बस इतना ही। आप बने रहिए न्यूज स्टेट के साथ। हम लोकल हैं, आपके लिए वोकल हैं। हम खबर देते हैं, माहौल बनाने के लिए मसाला नहीं। लोग खबर देखते हैं, स्टूडियो वाली कलाबाजी नहीं। लोग खबर देखते हैं, लोग न्यूज स्टेट उत्तराखंड उत्तर प्रदेश देखते हैं। पहाड़ से मैदान तक, शहर से गांव तक, सियासत की नजाकत, संस्कृति की फिरासत, चप्पे चप्पे पर नजर। उत्तराखंड की हर खबर, पहाड़ समाचार, सिर्फ न्यूज स्टेट पर। रफ्तार के साथ दिन की हर खबर, देश विदेश की सुपरफास्ट न्यूज, फटाफट अंदाज में ताबड़तोड़ खबरें। देखिए स्टेट सुपरसोनिक सिर्फ न्यूज स्टेट पर। हम लोकल हैं, आपके लिए वोकल हैं। हम खबर देते हैं, माहौल बनाने के लिए मसाला नहीं। लोग खबर देखते हैं, स्टूडियो वाली कलाबाजी नहीं। लोग खबर देखते हैं, लोग न्यूज स्टेट उत्तराखंड उत्तर प्रदेश देखते हैं। पहाड़ से मैदान तक, शहर से गांव तक, सियासत की नजाकत, संस्कृति की फिरासत, चप्पे चप्पे पर नजर। उत्तराखंड की हर खबर, पहाड़ समाचार, सिर्फ न्यूज स्टेट पर। रफ्तार के साथ दिन की हर खबर, देश विदेश की सुपरफास्ट न्यूज, फटाफट अंदाज में ताबड़तोड़ खबरें। देखिए स्टेट सुपरसोनिक सिर्फ न्यूज स्टेट पर। नमस्कार, मैं हूं राहुल राजपूत। वक्त को चला न्यूज रूम लाइव का। अगले आधे घंटे में आपको दिखाएंगे उत्तराखंड उत्तर प्रदेश की हर छोटी बड़ी खबर, लेकिन उससे पहले एक नजर हेडलाइंस पर। प्रस्तुतकर्ता समर कूल, देश में मना देश का ब्रांड। सह प्रायोजक मेरा रूप श्रृंगार, सुंदर त्वचा आकर्षक निखार।
विपक्ष ने राष्ट्रपति पद के लिए उम्मीदवार किया घोषित। यशवंत सिन्हा होंगे विपक्ष के संयुक्त रूप से उम्मीदवार। थोड़ी देर में थम जाएगा रामपुर उपचुनाव का शोर। सीएम योगी ने किया रामपुर में प्रचार, कहा कुछ लोगों को नहीं अच्छा लग रहा विकास। रामपुर उपचुनाव में आजम खां को सताए ईवीएम का डर, लोगों से बोले ईवीएम की रखना हिफाजत, मशीनों की तलाशी लेने की कोशिश करना। देहरादून में सीएम धामी ने मंत्रियों को दिया जिलों का प्रभार, सतपाल महाराज को बनाया हरिद्वार का प्रभारी, गणेश जोशी उधम सिंह नगर के प्रभारी बने। प्रयागराज में पेट्रोल पंप पर डीजल भराते समय ट्रक में लगी भीषण आग, टायर फटने की वजह से हुआ हादसा, पंप कर्मियों की सूझबूझ से टला हादसा। और सबसे पहले बड़ी खबर आपको मुरादाबाद से बता दें, जहां सीएम योगी पहुंचे और मेधावी छात्रों से उन्होंने बातचीत की। बड़ी खबर आपको इस वक्त की मुरादाबाद से बता रहे हैं, जहां सीएम योगी मुरादाबाद पहुंचे और यहां मेधावी छात्रों से बातचीत सीएम ने की, संवाद किया। बड़ी खबर आपको इस वक्त की बता रहे, यूपी बोर्ड के टॉपर से सीएम का संवाद हुआ है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं और साथ ही साथ तस्वीर आपको दिखा रहे हैं जिस तरीके से मुरादाबाद में मेधावी छात्रों से सीएम ने संवाद किया। उस दौरान की तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, यूपी बोर्ड के टॉपर से सीएम ने संवाद किया, बातचीत की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं आपकी टीवी स्क्रीन पर ये तस्वीरें। स्कूल रोज जाती है? ठीक है, बहुत शुक्र। मैं इंटर कॉलेज में पढ़ती हूँ। मेरे 93% मार्क्स आए हैं और मेरी जिले में 8th पोजीशन है। मैंने 93.55% प्राप्त किए हैं। मैं सरस्वती विद्या मंदिर इंटर कॉलेज कुलाबाड़ी मुरादाबाद की छात्रा हो गई, आगे क्या करना चाहते हैं? स्कूल रोज जाती है? हम में से हर भारतवासी का दायित्व क्या है? हमें देश के बारे में सोचना चाहिए। हमारा देश मजबूत रहेगा, हम सब मजबूत होंगे। देश अगर कमजोर होगा, हमारा स्वयं का वजूद कमजोर हो जाएगा। कोई व्यक्ति उसके बाद मजबूत नहीं होगा। और इसलिए इस बात को ध्यान में रखने की आवश्यकता है कि हर एक की न पहले हर एक का संकल्प होना चाहिए अपने देश के बारे में सोच रखने का और उस सोच के साथ आगे बढ़ने का। और बड़ी खबर आपको बताते, लोकसभा उपचुनाव का प्रचार थम गया। शाम 5 बजे तक जमकर प्रचार किया गया। जिस तरीके से रामपुर और इसके अलावा आजमगढ़ में लोकसभा उपचुनाव और ऐसे में प्रचार थम गया। बड़ी खबर आपको बता रहे इस वक्त की, 23 जून को लोकसभा उपचुनाव को लेकर वोटिंग होनी है और आज जिस तरीके से प्रचार का आखिरी दिन 5 बजे तक जमकर प्रचार किया गया, सभी पार्टियों ने आखिरी दिन जमकर प्रचार किया। रामपुर और आजमगढ़ में उपचुनाव के लिए वोटिंग 23 जून को होनी है और आज सीएम खुद रामपुर में मौजूद थे। 2 जगहों पर उन्होंने जनसभा को संबोधित किया और बीजेपी प्रत्याशी के लिए वोट देने की अपील उन्होंने की। और उपचुनाव को लेकर ही बड़ी खबर, आजम ने ईवीएम को लेकर निशाना साधा है। उन्होंने कहा है कि ईवीएम की रखवाली करे, यानी कि लगातार निगरानी ईवीएम को लेकर बनाए रखे। जिस तरीके से हालांकि हर चुनाव में लगातार ईवीएम को लेकर निशाना साधा जाता रहा और ऐसे में अब आजम ने भी ईवीएम को लेकर बड़ी बात कही है। उन्होंने लोगों से कहा कि ईवीएम की हिफाजत करना, मशीनों की तलाशी लेने की कोशिश करना। तो बड़ी खबर आपको बता रहे इस वक्त की, जिस तरीके से आजम ने ईवीएम को लेकर बयान दिया है। उन्होंने ईवीएम पर निशाना साधा, लोगों से बोले ईवीएम की हिफाजत करना, मशीनों की तलाशी लेने की कोशिश करना। बड़ी खबर आपको इस वक्त की बता रहे और आजम खान ने क्या कुछ कहा है, सुनते हैं। अपने बच्चों की, अपनी मशीनों की हिफाजत कीजिएगा
जिन गाड़ियों में मशीनें रखी जाए उनकी तलाशी लेने की कोशिश की जाएगा और प्यार मोहब्बत से अफसरान से कहेगा। और जब वो रवाना हो जाए तो उनके पीछे अपनी मोटरसाइकिल लगा दीजिएगा मंडी तक, ताकि रास्ते में मशीनें न बदल जाए, कनेक्शन रवाना आ जाए। उसका कोई भरोसा नहीं। वक्त की कमी होने की वजह से लखनऊ से सिंबल हेलीकॉप्टर से बनाया गया था, ताकि वक्त के अंदर सिंबल पहुंच जाए। पायलट अगर सिंबल चलता तो वो इलेक्शन नहीं लड़वा। और जिस तरीके से आज सीएम योगी रामपुर में मौजूद थे, जनसभा को उन्होंने संबोधित किया। बिलासपुर विधानसभा क्षेत्र में लोगों को संबोधित किया और कहा कि लगातार डबल इंजन की सरकार विकास का काम कर रही है और वहीं दूसरी ओर माफिया और गुंडाराज को खत्म कर रही है। जो भूमाफिया यहाँ के गरीबों का, यहाँ के दलितों का, यहाँ के कमजोर लोगों का, यहाँ के व्यापारियों का, यहाँ के वाल्मीकि समुदाय की जमीनों पर जबरन कब्जा करके सत्ता की ऐंठन से उन्हें दबाना चाहते थे। जब परिवर्तन हुआ तो उस ऐंठन को दूर किया ही गया, लेकिन साथ साथ गरीबों की संपत्ति भी उन्हें वापस करते हुए जिन लोगों ने सत्ता का दुरुपयोग किया था उसकी सजा भी सरकार उनको दी है। पहले मुख्यमंत्री आवास में सपा की सरकार के समय पेशेवर दंगाइयों और अपराधियों को बुलाया जाता था, उन्हें सम्मानित किया जाता था। आज गुरु बाणी का पाठ हो रहा है, मेधावी छात्रों का सम्मान होता है और यही नहीं, वहां पर गुरु गोविंद सिंह जी महाराज के 4 साहबजादों की स्मृति में वहां पर बाल दिवस आयोजित करने के कार्यक्रम आयोजित होते हैं। यही लोगों ने रामपुर की धरोहर को नष्ट करना अपना जन्मसिद्ध अधिकार समझ दिया था, लेकिन विरासत का संरक्षण करने वाली भारतीय जनता पार्टी की डबल इंजन की सरकार ने कहा है कि हम धरोहर को नष्ट नहीं होने देंगे, धरोहर के साथ किसी प्रकार के खिलवाड़ किसी को नहीं करने देंगे और व्यक्ति कितना भी बड़ा क्यों न हो और कितने भी बड़े गरूर में क्यों न हो, अगर वह धरोहरों के साथ किसी प्रकार का छेड़छाड़ करने का प्रयास करेगा तो जनता जनार्दन की अदालत उसको स्वयं सबक सिखाने का काम भी करे। बढ़ते आगे, राष्ट्रपति चुनाव की सरगर्मी के बीच विपक्ष ने अपने उम्मीदवार के नाम की घोषणा कर दी। विपक्ष ने यशवंत सिन्हा को उम्मीदवार राष्ट्रपति पद के लिए बनाया है और इसकी घोषणा जयराम रमेश ने की है। जिस तरीके से लगातार सरगर्मी चलती रहे, इससे पहले ममता बनर्जी के साथ कई दलों की बैठक हुई। हालांकि जयराम रमेश ने विपक्ष की बैठक के बाद इसका ऐलान किया है। राष्ट्रपति चुनाव के नामांकन का आखिरी दिन 29 जून है, वहीं चुनाव 18 जुलाई को होना है। चुनाव के नतीजे 21 जुलाई को घोषित किए जाएंगे। इससे पहले विपक्ष ने कई नामों पर मंथन किया था, लेकिन अब आखिरी नाम यशवंत सिन्हा का फाइनल किया गया। राष्ट्रपति पद के लिए विपक्ष की तरफ से वो उम्मीदवार है। हमने वो यूनिटी नहीं तोड़ना, इसीलिए हमने ये सोचा कि सब मिलके जब एक होकर एक नाम सामने पेश किए हैं तो हम सब मिलकर सपोर्ट कर रहे हैं। हमारे नेता भी यही बात कही, इसीलिए हम आज यशवंत सिन्हा जी को बात करें। ये ब्रेकिंग है। बड़ी खबर आपको बता दें इस वक्त की सहारनपुर से, जहां बुलडोजर वाली कार्रवाई लगातार जारी है। अतिक्रमण को हटाने का काम बुलडोजर के जरिए किया जा रहा है। तो बड़ी खबर आपको इस वक्त की सहारनपुर से बता रहे हैं, जहां बुलडोजर वाली कार्रवाई की गई है। अतिक्रमण के खिलाफ बड़ी कार्रवाई हो रही है। रेलवे रोड पर होटल के नीचे दुकानों के सामने बने अतिक्रमण को ध्वस्त किया गया। साथ ही रोड की दूसरी तरफ बाकी दुकानों पर बुलडोजर गर्जा। बुलडोजर कार्रवाई के दौरान होटल वाले समेत तमाम लोगों ने विरोध भी किया। तो बड़ी खबर और साथ ही साथ तस्वीर आपको बता रहे हैं सहारनपुर में जिस तरीके से लगातार बुलडोजर गरज रहा है। अतिक्रमण के खिलाफ लगातार कार्रवाई की जा रही है। रेलवे रोड पर यह कार्रवाई की गई। दुकानों के सामने बने अतिक्रमण को बुलडोजर के जरिए ध्वस्त किया गया। रोड की दूसरी तरफ बाकी दुकानों पर भी बुलडोजर गर्जा। बुलडोजर वाली कार्रवाई के दौरान होटल वाले समेत तमाम लोगों ने विरोध किया।
और अग्निपथ योजना को लेकर एनएसए अजीत डोभाल ने क्या कुछ कहा, सुनते हैं। ये अग्निपथ अपने में कोई योजना नहीं है, यह अग्निपथ अपने में कोई स्टैंड अलोन साइलो नहीं है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जब सत्ता में आए 2014 में, तो उनकी सबसे बड़ी प्राथमिकता, वन ऑफ हिज प्राइम प्रायोरिटी वाज हाउ टू मेक इंडिया सिक्योर एंड स्ट्रांग। जो हम कल कर रहे थे वही भविष्य में भी करते रहें तो हम सुरक्षित रहेंगे, ये संभव नहीं है। यदि हमें कल की तैयारी करनी है तो हमें परिवर्तित होना पड़ेगा। पिछले 8 सालों के अंदर में देखें तो स्ट्रक्चरल एंड सिस्टमेटिक चेंजेस बहुत सारे हुए हैं। मान लिया जाए कि सीडीएस का वो था, पिछले 22-25 साल से पड़ा हुआ था, ये डिमांड थी, ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स की रिकमेंडेशन थी, लेकिन राजनीतिक इच्छा शक्ति न होने के कारण ये इंप्लीमेंट नहीं हुई। उत्तराखंड के अपर सचिव रहे रामविलास यादव को लेकर जिस तरीके से लगातार ऐसे अधिक संपत्ति मामले में कार्रवाई की जा रही है, हालांकि अब ये जानकारी मिली है कि देहरादून में ही उनकी 8 संपत्तियां, हालांकि लगातार इसे लेकर कार्रवाई जिस तरीके से की गई, हर एक जांच की गई उनकी, क्योंकि लगातार जिस तरीके से शिकायत मिल रही थी, इसके बाद छापेमारी की कार्रवाई की गई। विजिलेंस में आकलन चल रहा है जिस तरीके से संपत्तियां मिली है। इसके अलावा 15 बेनामी संपत्तियों की जानकारी मिली। ये संपत्तियां पिछले साल हुई जांच के बाद सामने आई। बता दें कि आईएएस रामविलास यादव के खिलाफ अप्रैल में विजिलेंस ने आज से अधिक संपत्ति अर्जित करने का केस दर्ज किया था। पिछले साल सितंबर में विजिलेंस ने जांच रिपोर्ट शासन को भेजी थी। इस वक्त उनकी संपत्तियां ऐसे करीब 547% अधिक थी। मुकदमा दर्ज होने के बाद विजिलेंस ने कई जगह छापे मारे थे, इनमें उनकी पत्नी का स्कूल भी शामिल था। और शाहजहांपुर से बड़ी खबर आपको बता दें, जहां लेखपाल रिश्वत लेते गिरफ्तार हुआ है। तो बड़ी खबर आपको इस वक्त की बता रहे हैं शाहजहांपुर से, जहां लेखपाल रिश्वत लेते गिरफ्तार। बरेली की एंटी करप्शन टीम ने गिरफ्तारी की। खेत की वारिसान के नाम पर ले रहा था रिश्वत। तो बरेली से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं इस वक्त की, जहां लेखपाल रिश्वत लेते गिरफ्तार। बरेली की एंटी करप्शन टीम ने गिरफ्तार किया। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, बरेली की एंटी करप्शन की टीम ने गिरफ्तार किया। सूचना के आधार पर जिस तरीके से पहुंची विजिलेंस की टीम, रंगे हाथ पकड़ा है। बढ़ते आगे और खबर गाजियाबाद से, जहां प्रताप विहार में एक खाली पड़े मकान में सिपाही का शव बरामद हुआ। हालांकि पुलिस पूरे मामले की जांच पड़ताल में जुटी है। वजह क्या रही, ये तलाशने की कोशिश में पुलिस की टीम जुटी हुई। हर एक एंगल से पुलिस पूरे मामले की जांच पड़ताल कर रही है। बताया जा रहा है कि शव जीआरपी सिपाही का है जो बागपत में तैनात था। सिपाही बुलंदशहर का रहने वाला है। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा है। जांच पड़ताल में पुलिस की टीम जुटी है। आज लगभग 10:30 बजे थाना विजयनगर को यूपी 112 के माध्यम से सूचना मिली कि प्रताप विहार चौकी में एक व्यक्ति का शव पड़ा हुआ है। तत्काल पुलिस मौके में पहुंच गई। इस शव की शिनाख्त सुमित नामक व्यक्ति से हुई है, जो कि बुलंदशहर के रहने वाले हैं। ये यूपी पुलिस में तैनात है एवं वर्तमान में ये जीआरपी बढ़ौत जनपद बागपत में अभी सेवाएं दे रहे थे। और मैनपुरी से बड़ी खबर आपको बता दें, जहां खड़ीकार में आग लगी। दूधू कार पूरे तरीके से जल उठी। बड़ी खबर आपको इस वक्त की मैनपुरी से बता रहे हैं, जहां खड़ीकार में लगी भीषण आग। दूधू कार जली कार, शॉर्ट सर्किट से आग लगने की आशंका जाहिर की जा रही है। तो दूधू कार जली कार, मैनपुरी से बड़ी खबर। ग्रामीणों ने आग पर काबू पाया। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। जब तक आग पर काबू पाया जाता तब तक कार पूरे तरीके से जल उठी थी। देखिए किस तरीके से कार चल रही है। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं मैनपुरी की, जहां शॉर्ट सर्किट से आग लगने की आशंका जाहिर की जा रही है कि शॉर्ट सर्किट की वजह से ही ये हादसा हुआ। ग्रामीणों ने आग पर काबू पाया, पानी डाला गया और इसके बाद आग पर काबू पाया गया। ये तस्वीर देखिए मैनपुरी की। और बड़ी खबर इस वक्त की आपको मेरठ से बता दें, जहां गोकशी को लेकर हंगामा किया गया है। दरअसल खेत में गोवंश के अवशेष मिले, इसके बाद हंगामा किया गया। बड़ी खबर आपको बता रहे, गोकशी के विरोध में हंगामा हुआ है। खेत में पशु के अवशेष मिलने पर बवाल। हिंदू संगठन ने जमकर विरोध किया, सड़क पर बैठकर जताया विरोध। थानेदार पर प्रतिबंधित पशु वध को संरक्षण देने का आरोप। हिंदू संगठन ने कार्रवाई की मांग की है।
तो खेत में पशु के अवशेष मिलने पर बवाल हुआ है। बड़ी खबर आपको इस वक्त की बता रहे हैं। हिंदू संगठन ने जमकर विरोध किया और आरोप थानेदार पर लगाया कि गोकश करने वालों को संरक्षण दिया जाता है। हिंदू संगठन ने कार्रवाई की मांग की है। पीलीभीत में बर्थडे पार्टी के दौरान बारबालाओं के डांस का वीडियो सामने आया। इसके बाद पुलिस पूरे मामले की कार्रवाई में जुट गई है। जिस तरीके से ये पूरी की पूरी तस्वीर सामने आई, बर्थडे पार्टी और बारबालाओं का जमकर यहां डांस होता है। जन्मदिन पार्टी में बारबालाओं का डांस, किस तरीके से ये तस्वीर देखिए। हालांकि वीडियो जब सामने आया इसके बाद हरकत में पुलिस आई। पुलिस ने आयोजकों के खिलाफ केस दर्ज किया है। बैरा के रहने वाले संजीव कुमार ने अपने बेटे का जन्मदिन मनाने के लिए अपने रिश्तेदारों के मनोरंजन करने के लिए रंगारंग कार्यक्रम का आयोजन गांव में किया, जिसमें बारबालाओं ने रात भर ठुमके लगाया और जमकर अश्लील डांस हुआ, जिस पर कार्रवाई की गई है। और बड़ी खबर इस वक्त की आपको नोएडा से बता दें, जहां सेक्टर 25 में चोरी की बड़ी वारदात को अंजाम दिया गया है। तो बड़ी खबर इस वक्त की नोएडा से, सेक्टर 25 में चोरी की बड़ी वारदात को अंजाम दिया गया है। बड़ी खबर आपको इस वक्त की बता रहे हैं। 50 लाख की कीमत के सामान ले उड़े चोर। 5 चोरों ने घर में सेंध लगाई। वारदात के वक्त घर में कोई मौजूद नहीं था। सीसीटीवी के आधार पर चोरों की तलाश की जा रही है। बढ़ते आगे और कानपुर में विधानसभा अध्यक्ष सतीश महाना का एक अनोखा अंदाज देखने को मिला, जब वो एक ठेले पर जायका लेते नजर आए। किस तरीके से ब्रेड और बटर खाते नजर आए, ये तस्वीर आपको दिखा रहे हैं कानपुर की। इसकी खबर आसपास लगते ही लोगों का हुजूम दुकान पर उमड़ पड़ा। लोगों ने विधानसभा अध्यक्ष का वीडियो बनाकर वायरल किया। सतीश महाना ग्रीन पार्क से योग उत्सव का उद्घाटन करके निकले थे। इस दौरान उन्होंने विष्णुपुरी निवासी सुरेश का ब्रेड मक्खन ठेले पर देखा। इसके बाद वो रुक गए, खुद ब्रेड पर मक्खन लगाकर अब देखिए वो किस तरीके से दे रहे हैं। इसके बाद सतीश महाना ठेले पर जाकर खुद ब्रेड मक्खन लगाकर 24 से ज्यादा लोगों को खिलाते नजर आए। इलाहाबाद हाईकोर्ट के सीनियर डिवीजन के 121 जजों का ट्रांसफर किया गया। हालांकि इससे पहले भी कल न्यायिक अधिकारियों का ट्रांसफर किया गया था और आज इलाहाबाद हाईकोर्ट ने सीनियर डिवीजन के 121 सिविल जजों का ट्रांसफर किया। इसमें वाराणसी ज्ञानवापी परिसर का सर्वे करने और रोजूखाने को सील किए जाने का आदेश देने वाले जज रवि कुमार दिवाकर का भी नाम शामिल है। उनको वाराणसी से बरेली भेजा गया। इसके अलावा इलाहाबाद हाईकोर्ट ने अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश रैंक के 285 और सिविल जज जूनियर डिवीजन रैंक के 213 जजों का ट्रांसफर किया। बता दें कि वाराणसी के सिविल जज रवि कुमार दिवाकर ने ज्ञानवापी के सर्वे का फैसला सुनाते वक्त भी अपनी जान को खतरा बताया था। और प्री मानसून की दस्तक की तस्वीर जिस तरीके से सामने आ रही है, हालांकि अभी मानसून आया नहीं, लेकिन उससे पहले बारिश झमाझम हो रही है। मौसम सुहाना हो गया है। 2 जगह की तस्वीर आपको दिखाते हैं। औरैया और उन्नाव की ये तस्वीर देखिए, जिस तरीके से झमाझम बारिश औरैया और उन्नाव में हुई है। औरैया में लोगों को जहां भीषण गर्मी से निजात मिली, वहीं उन्नाव में 40 डिग्री की भीषण गर्मी से लोगों को राहत मिली। मौसम खुशगवार होने से दोनों शहरों में लोगों ने राहत की सांस ली। तो ये 2 तस्वीरें औरैया और उन्नाव की आपको दिखा रहे हैं, जिस तरीके से झमाझम बारिश जिले में हुई है। तस्वीर देखिए औरैया उन्नाव की। प्री मानसून की दस्तक, हालांकि अभी मानसून पूरे तरीके से नहीं, लेकिन इससे पहले भीषण गर्मी के बीच लोगों को राहत जरूर मिली है। जिस तरह से लगातार पारा बढ़ता रहा, हालांकि बारिश के बाद पारा नीचे गिरा है। तस्वीर देखिए, झमाझम बारिश, मौसम ने अचानक ली करवट।
और उत्तराखंड में मानसून ने दस्तक दे दी है। हालांकि लगातार जिस तरीके से बारिश और लोगों को राहत मिली है, लगातार जिस तरह से पहाड़ों में गर्मी, और ऐसे में मानसून की दस्तक के बाद लोगों ने राहत की सांस जरूर ली है। 24 से 48 घंटे बारिश होने का अनुमान लगाया जा रहा है। तो देहरादून समेत कई जिलों में बारिश होने से लोगों को गर्मी से निजात मिलेगी। 24 से 38 घंटे ऐसी बारिश होने का अनुमान मौसम वैज्ञानिकों ने लगाया है। तो उत्तराखंड में मानसून ने दस्तक दे दी है। देहरादून समेत कई जिलों में बारिश होने से लोगों को गर्मी से राहत जरूर मिली है, और वहीं 24 से 48 घंटे मौसम ऐसा ही रहने का अनुमान लगाया जा रहा है। उत्तराखंड में मौसम विभाग ने 21 और 22 के लिए भारी बारिश का अलर्ट दिया था, और उसके मुताबिक आप देखिए राजधानी देहरादून में, जहां पिछले 36 घंटों में बारिश तो नहीं हो रही थी लेकिन मौसम ठीक था, लेकिन आप देखिए किस तरह से जब बारिश शुरू हुई तो मूसलाधार बारिश हो रही है और लगातार बारिश जारी है। मौसम विभाग का कहना है कि अगले 24 से 48 घंटे इसी तरह की बारिश बनी रहेगी, और जो पहाड़ी क्षेत्र हैं, खासतौर पे कुमाऊं और गढ़वाल के जो हिल एरिया हैं, चाहे बागेश्वर, अल्मोड़ा, पिथौरागढ़, चंपावत हो या फिर रुद्रप्रयाग, उत्तरकाशी, चमोली, इन तमाम जनपदों में अच्छी खासी बारिश होगी। राजधानी देहरादून में भी कुछ स्थानों पर भारी बारिश हो सकती है। और ये देखिए जिस तरह से बारिश हो रही है, मानसून का इंतजार था। ये कहा जा रहा था कि शायद 23 से 25 के बीच में मानसून दस्तक देगा, लेकिन ऐसा लगता है कि मानसून की दस्तक हो चुकी है। हालांकि इसकी आधिकारिक पुष्टि मौसम विभाग करेगा। कि बारिश से जो गर्मी है उससे लोगों को बड़े पैमाने पर राहत मिलेगी, और लगातार हो रही बारिश से पहाड़ों में भी तापमान काफी नीचे आ चुके हैं। हेमकुंड साहब की यात्रा रोकी गई थी क्योंकि ऊंचाई वाले क्षेत्र में 15,000 फीट से ज्यादा का क्षेत्र है, वहां अच्छी खासी बर्फबारी हुई थी, लेकिन अब यात्रा की वहां शुरुआत कर दी गई है। लेकिन अगर निचले स्थानों पर आप देखेंगे तो इस तरह से भारी बारिश हो रही है, और ऐसे में मौसम विभाग ने यह भी कहा है कि पहाड़ की ओर जाने वाले जो पर्यटक हैं, जो श्रद्धालु हैं, उनको अलर्ट रहने की जरूरत है। खास तौर पे गाड़ी ड्राइव करते वक्त, क्योंकि पहाड़ में बारिश के दौरान कई बार लैंडस्लाइड की दिक्कतें होती हैं, सड़कें बंद होने की दिक्कतें होती हैं। तो इसलिए अगर आप पहाड़ में जा रहे हैं तो थोड़ा सा सफर में एहतियात। वीडियो जर्नलिस्ट सोनी कुमार के साथ सुरेंद्र रसीला, न्यूज स्टेट, देहरादून। इंटरनेशनल योगा डे के मौके पर देश में अलग अलग रंग की तस्वीर सामने आई। आपको 6 तस्वीरें दिखाते हैं जिस तरीके से पूरे देश में योग दिवस धूमधाम से मनाया गया। आपकी टीवी स्क्रीन पर 6 तस्वीरें, अलग अलग रंग की ये तस्वीर टिहरी, उज्जैन, उधमपुर, इसके अलावा आगरा, लद्दाख और लखनऊ की तस्वीर देखिए, जहां आईटीबीपी के जवानों ने हजारों फीट की ऊंचाई पर योग किया। तो टिहरी में नाव पर योग किया गया। उज्जैन में महाकाल मंदिर के आंगन में भी योग के रंग देखने को मिले। आगरा में पानी में योग करते हुए नजर आए, घोड़े पर योग किया गया। लखनऊ में जिस तरीके से योग किया गया, तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। पूरे देश से अलग अलग रंग में इंटरनेशनल योगा डे की ये तस्वीर आपकी टीवी स्क्रीन पर। जब से योग दिवस आया है, योग का हर ओर छाया है। और हरिद्वार से बड़ी खबर आपको इस वक्त की बता दें, जहां सेल्फी लेना एक शख्स को महंगा पड़ गया। सेल्फी लेते वक्त नहर में गिरा शख्स, बड़ी खबर आपको इस वक्त की बता रहे हैं। हरिद्वार से जहां एक शख्स को सेल्फी लेते हुए वो नहर में गिरा, इसे महंगा पड़ गया। गोताखोरों ने मुश्किल से बाहर इस शख्स को निकाला। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, इस वक्त की युवक को सेल्फी लेना महंगा पड़ा। सेल्फी लेते वक्त युवक नहर में गिरा। गोताखोरों ने काफी मशक्कत के बाद युवक को बाहर निकाला। तो ये तस्वीर देखिए किस तरीके से सेल्फी लेते वक्त नहर में गिरा। हालांकि इस दौरान गोताखोरों ने तुरंत सूझबूझ दिखाई और इस युवक को